हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सत्र जिसका 2024 से 28 है, आप चाहे साइंस संकाय के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों ने एईसी पेपर फर्स्ट में एमआईएल हिंदी सब्जेक्ट को रखा है तो बच्चे आप लोगों के लिए आज से मॉडल प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशंस में अब बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, तो अब से आपको वही चीजें फोकस करके पढ़ना है जहां से जो है पेपर में आपको 100% क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम बेस्ड होगा। जैसे कि देखिए आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आता है, सबसे पहले ग्रुप नंबर ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछल जाता है 10 गो। इसके बाद ग्रुप नंबर बी में जो है आपसे 4 गो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बनाने के लिए पूछा जाता है। ग्रुप नंबर सी में जो है आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसी आधार पर हम आज का ये क्लास आपको पूरे 70 मार्क के लिए कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को बच्चे शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे यूट्यूब पर जो है सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किया बच्चे, लाइक कर लेना, और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो क्लास रहेगी हमारी वो टाइम से आपको मिल सकेगा। देखिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे सबसे पहले क्वेश्चंस की, कहता है कि लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या होती है? ध्वनि होता है, वर्ण होता है, शब्द होता है या फिर वाक्य होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, जो भी भाषा जिसको हम लोग लिखते हैं वह क्या कहलाता है बच्चे? लिखित भाषा कहलाता है। और लिखने के लिए ध्वनि की आवश्यकता होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगा भाई, बोलकर थोड़े लिखा जाता है। वर्ण की आवश्यकता, बिल्कुल सर वर्ण की आवश्यकता हो सकती है। शब्द की भी आवश्यकता होगी और वाक्य की भी आवश्यकता होगी, लेकिन जो मूलभूत आधार माना जाता है वह कौन सा होगा? तो मूलभूत आधार प्यारे बच्चे आपका वर्ण हो जाएगा, क्योंकि वर्णों के मिलने से ही शब्द बनता है और शब्दों के मिलने से ही वाक्य बनता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि लिखित भाषा का जो सबसे मूलभूत आधार माना जाएगा वह क्या माना जाएगा बच्चे? वर्ण माना जाएगा। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखित भाषा के बारे में बता दिया। अब अगर पूछेगा आपसे कि बताइए मौखिक भाषा का जो है आधारभूत इकाई क्या हो सकता है, तो मौखिक भाषा के लिए प्यारे बच्चे जरूरी है क्या? जैसे हम मुंह से कोई भी चीजों को बोलते हैं तो यहां से हमारी ध्वनि निकलती है। इसीलिए आप लोग याद रखेंगे कि आपके मौखिक भाषा का जो आधारभूत इकाई होगा वह ध्वनि होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं बात करूं भाषा की मूल इकाई की, किसकी बात करता हूं बच्चे? भाषा की जो मूल इकाई मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? तो सिंपली आप कहोगे गुरुजी भाषा, इसको व्यक्त करने के लिए हमें चाहे बोलकर या लिखकर व्यक्त करना हो, इसमें वर्ण आएगा या अक्षर आएगा। इसीलिए जो है भाषा की मूलभूत इकाई क्या हो जाएगी बच्चे? तो यह आपका वर्ण या अक्षर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? 3 तरीके के क्वेश्चंस मैंने बताए। लिखित भाषा के आधारभूत इकाई के बारे में आप कहोगे वर्ण होगा, मौखिक भाषा के आधारभूत इकाई के बारे में कहोगे सर ध्वनि होगा, भाषा की जो मूल इकाई होगी वह क्या होगा? वर्ण होगा या अक्षर होगा, क्योंकि भाषा या आपके लिखित भाषा भी हो सकते हैं और मौखिक भाषा भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको वर्ण की ही आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार लगाइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का प्रावधान है? देखो अब ये आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, भारत के संविधान की बात हो रही है। तो भारत के संविधान में प्यारे बच्चे कितनी अनुसूचियां हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा फटाफट से। भारत के वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अब देखो यहां पर कहा जा रहा है कि भाषा का प्रावधान जो है हमारे भारत के संविधान के किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं में, 9वीं में या फिर 10वीं में? तो आपका आंसर हो जाएगा सर भाषा संबंधी प्रावधान जो है भारत के 8वीं अनुसूची में है। चलो ये तो बात थी अनुसूची की। अगर आपसे भाग के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? कौन से भाग में वर्णित है? तो भाग नंबर 17 में वर्णित है। इसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए
कि ये जो राजभाषा संबंधी प्रावधान आपको देखने को मिलती है, यह आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। ठीक है, देखो तीन अलग अलग चीजें हैं। एक तो पहला अनुसूची आया तो आप कहोगे सर 8वीं अनुसूची में, भाग की बात करेगा तो 17वीं भाग में। ठीक है, इसके बाद जब अनुच्छेद की बात करेगा, आर्टिकल्स की बात करेगा बच्चे, तो आप कहोगे सर 343 से लेकर के 351 तक का जो अनुच्छेद है, जिसमें राजभाषा संबंधी बातों के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बताइए भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता मिली है। आप कहोगे सर भारतीय संविधान में जो है यह 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। समझे? चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। जैसे कि देखो आंध्र प्रदेश का, मद्रास का, बंगाल का या फिर गुजरात का, भाषा के आधार पर सबसे पहले भारत का इसमें से कौन सा राज्य बना है। आप कहोगे गुरुजी यहां पर तो आप आंध्र प्रदेश लगा दीजिए, है ना। आंध्र प्रदेश राज्य का जो है भाषा के आधार पर सबसे पहली बार गठन हुआ था। और ये कब होता है बच्चे, तो आप कहोगे सर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को होता है। कब होता है बच्चे? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर भारत का सबसे पहला बनने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रही है बच्चे, तो आप लोग शेयर करते जाओ। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जब क्लास ज्वाइन करेंगे ना, तो पढ़ाने और पढ़ने दोनों में मजा आता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया भाई। जो हमारी हिंदी अभी जो है, यह हिंदी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान के अनुसार प्यारे बच्चे हिंदी को राजभाषा माना जाता है। समझ गए ना। और इसको जो है राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया जाता है? 14 सितंबर 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर 14 अगस्त 1949 को, 14 अक्टूबर 1949 को। तो आपका आंसर होगा प्यारे बच्चे क्या? आपका आंसर हो जाएगा सर 14 सितंबर 1949 को। देखो यहां पर थोड़ी सी जो है मिसटाइपिंग है, आप इसको सही कर लेना। ठीक है, 14 सितंबर प्यारे बच्चे 1949 को क्या किया जाता है, तो आपके जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। समझ गए? और इसीलिए जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं बच्चे? प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप कहोगे सर 14 सितंबर को। इसके बाद देखना एक बात और याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी दिवस बच्चे कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, ये तो भारत की हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे बच्चे, तो ये कब मनाया जाता है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा फटाफट से, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चे की संक्षेपीकरण की क्या विशेषता है। संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण का मतलब क्या होता है भाई? मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा सर। संक्षेपीकरण कहने का मतलब है संक्षेप करना। क्या करना बच्चे? संक्षेप करना। अब जब कोई चीजों का संक्षेप करते हैं, जैसे कोई भी गद्यांश हो गया या कोई भी पदांश हो गया, उसका जब आप संक्षेप करते हो तो उसमें जो है सुबोधता तो होनी ही चाहिए। जो भी चीजें आप वर्णित करते हो उसे आप जो है सुव्यवस्थित रूप से वहां पर क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। इसके बाद सुसंबद्धता भी होनी चाहिए और उसका एक संतुलित आकार भी होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे आकार की बात करें, मान लो कि हम लोग जो संक्षेपण लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको 1/3 भाग में लिखते हैं, तो उसका जो एक आकार है वो क्या हो जाता है? निर्धारित हो जाता है। इसीलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलॉटमेंट शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है। अलॉटमेंट, देखो अलॉटमेंट का हिंदी पहचान पत्र होता है या आवंटन होता है, संसद होता है या फिर प्रबंधन होता है। तो अगर हम पहचान पत्र की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं पहचान पत्र को। आवंटन की बात करते हैं तो इसका इंग्लिश जो होता है आपका अलॉटमेंट होता है। क्या होता है बच्चे? अलॉटमेंट होता है। संसद की बात कर ले तो पार्लियामेंट होगा। क्या होगा बच्चे? पार्लियामेंट हो जाएगा। इसके बाद प्रबंधन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट होता है। क्या होता है बच्चे? मैनेजमेंट होता है। समझ गए ना। तो ये आपको जो है सारे का
अर्थ जो है यहाँ पर याद रखना है। प्रबंधन भी पूछी जा सकती है, संसद भी पूछा जा सकता है, आवंटन और पहचान पत्र भी पूछा जा सकता है। वैसे पिछले साल जो है इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको याद रखना है ये सब। और इसके लिए मैंने एक कंप्लीट क्लास भी प्रोवाइड किया है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, समझे। वहां पर लगभग मैंने 50 से ज़्यादा जो है ऐसे वर्ड्स और उसके हिंदी के बारे में आपको बताया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे आइए बच्चे, देखो यहां पर आपसे एक मुहावरा पूछ लिया गया। क्वेश्चन कहता है कि कमर कसना का अर्थ क्या होगा। कमर कसना, देखो कमर कसना मुहावरे का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चे, क्या कठिन संघर्ष से जुड़ना, कमर बांधना, कमर तोड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो कोई कह सकता भाई, कमर कसना मतलब तैयार होना होता है ना। युद्ध के लिए क्या करो, अब कमर कस लो। परीक्षा के लिए क्या करो, कमर कस लो। अब परीक्षा आपको यहाँ पर देना ही होगा, समझ गए ना, आने वाली है आपकी परीक्षा। यानी कि बच्चे जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते, तब कठिन संघर्ष से जुड़ जाते हैं। अभी देखते हो ना कि परीक्षा का समय आने वाला है, तो आप लोग एकदम तैयारी करने के लिए खूब जोर से लग गए हैं। आज जैसे ही परीक्षा खत्म होगा, ये नहीं कि नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी करेंगे हम लोग, आप लोग क्या करते हैं भाई, एकदम से जो है नींद से सोने लगते हैं घोड़ा बेच करके, समझे ना। अब बताओ, एक और मुहावरा हमने बोल दिया, घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा बच्चे, फटाफट बताइए। घोड़ा बेचकर सोना, फटाफट से कमेंट करके बताओ, घोड़ा बेचकर मुहावरे सोने का क्या अर्थ होगा मुहावरे का। चलो अगला सवाल देखो क्या है आपका। अगला सवाल है कि राजे ने अपनी रखवाली की, राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का जो केंद्रीय भाव है वह क्या है, ये पूछा जा रहा है। ये जो कविता है बच्चे, सबसे पहले तो ये याद रखो ये किनकी कविता है, राजे ने रखवाली की। यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहोगे गुरुजी यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। निराला जी की बात करते हैं तो इनका जो जन्म होता है प्यारे बच्चे, ये कब होता है, आपका आंसर होगा सर, इनका जो जन्म हो जाता है, यह जो है आपका जन्म कब होता है, तो 1896 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है, समझे। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी हम बात करेंगे कि इसमें जो है ये जो आपकी कविता लिखी हुई है राजे ने अपनी रखवाली की, इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, किस पर आधारित है, तो इसका केंद्रीय भाव है सामंतवाद प्रवृत्तियों के खिलाफ क्या करना, तो व्यंग कसना, ठीक है, यानी कि उसको मजाक उड़ाना, समझे। चलिए आगे देखें, अगला जो आपका टॉपिक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जायसी के दीक्षा गुरु कौन थे। अब जायसी के दीक्षा गुरु की हम बात करते बच्चे, तो सिंपली याद रखेंगे आप लोग, शेख मेहंदी भी इनके गुरु थे, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के, और मुबारक शाह भी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपका क्या है देखो, अगला जो कि 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि बाबर की ममता के रचयिता कौन है। बाबर की ममता एक कहानी है कि नहीं, एक निबंध है। आप कहोगे सर बाबर की ममता जिसका लेखक कौन है प्यारे बच्चे, तो देवेंद्र नाथ शर्मा जी है। कौन है बच्चे, देवेंद्र नाथ शर्मा जी। इसमें यहाँ पर याद रखना इसके प्रमुख पात्र के बारे में, ठीक है, जहां से आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे कि देखिए ये जो बाबर की ममता कविता आपका जो रचना है, इस रचना में बच्चे सबसे प्रमुख पात्र तो बाबर हैं, बाबर जो कि मुगल वंश के संस्थापक होते हैं, है कि नहीं। इसके बाद इनका जो मुख्य पात्र और है वह है हुमायूं, जो कि बाबर का क्या होता है बच्चे, बेटा होता है। इसके बाद जो है तीसरा होता है माहम, जो कि बाबर की पत्नी होती है बच्चे, क्या होता है, बाबर की पत्नी होती है, ये बाबर का पुत्र होता है, ठीक है, और ये बाबर तो आपके स्वयं हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें आपको जो है एक हकीम रहता है जिसका नाम है मुर्तुजा। क्या नाम है बच्चे, मुर्तुजा नाम का एक हकीम रहता है। बड़ी एकदम जो है मार्मिक कहानी है ये बच्चे, ठीक है, मार्मिक कथा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक पुत्र के प्रति जो पिता का वियोग होता है वो क्या होता है। जब उनका बेटा हुमायूं बीमार होता है और उसकी बीमारी खत्म नहीं होती रहती है, तो बाबर जो है अपना प्राण न्यौछावर कर देता है, भगवान से प्रार्थना करता है, अल्लाह से प्रार्थना करता है कि आप इसके बदले हमारी जान ले लो, लेकिन इसको सही कर दो, है कि नहीं। और बाबर की तब क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, समझ गए ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर पुत्र वियोग के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद इसमें और भी कई सारे पात्र हैं प्यारे बच्चे, जैसे कि आपका हो जाता है सेनापति वगैरह सब हो जाता है। इसके बाद जो है दास सब हो जाता है, प्रहरी सब हो जाता है। तो ये सब राजा का दरबार है तो ये सब तो होगा ही, लेकिन प्रमुख रूप से जो है आपको ये सब याद रखना है। बाबर हो जाता है इसका पात्र प्रमुख रूप से, हुमायूं, इसके बाद माहम और मुर्तुजा, समझे। चलिए तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीटली देख लिया। अब आइए बात करते हैं ग्रुप नंबर बी पर। ग्रुप नंबर बी में प्यारे बच्चे आपसे परीक्षा में जो है 4 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट टाइप बनाने के लिए पूछेगा, जिसमें आपको 6 गो क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। इस 6 गो में से बच्चे आपको क्या करना है, 4 गो क्वेश्चन बनाना है।
अब वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा रहने वाला है, जैसे कि देखिए लिपि के विकास के बारे में बात करते हैं। लिपि के विकास क्रम पर आपको टिप्पणी करना है एक शॉर्ट्स में। तो कैसे बच्चे जो है लिपि का विकास हुआ, आइए हम इसको समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं लिपि की, तो वैसे तो माना जाता है कि जो लिपि का विकास है यह कई सारे जो है लिपियों से होता है, जैसे कि आपका चित्रलिपि हो जाता है, सूत्रलिपि हो जाता है, प्रतीकात्मक लिपि हो जाता है, इसके बाद जो आपका भाव मूलक लिपि है, भाव ध्वनि मूलक लिपि है, और इसके बाद ध्वनि मूलक लिपि है। तो इस तरीके से जो है आपने क्या देखा कि कई सारी लिपियां जो कि विकास के क्रम में देखने को मिली है। लेकिन काफ़ी सारे विद्वानों की मान्यता है कि चित्रलिपि के माध्यम से ही क्या होता है, तो मनुष्यों ने जो है लिखना आरंभ किया था। जब चित्रलिपि जो कि आपकी सिंधु लिपि है बच्चे, चित्रलिपि किसको कहते हैं, तो सिंधु लिपि को कहा जाता है। और सिंधु लिपि के माध्यम से ही जो क्या होता है, तो मनुष्य ने क्या किया, तो लिखना प्रारंभ कर दिया। जब वहाँ से लिखना प्रारंभ हो गया तो धीरे धीरे जो है लिपि के विकास का क्रम आगे बढ़ता गया। लिपि के विकास के क्रम में जो है ध्वनि मूलक लिपि जो रही है यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो लिपियां रही है वो लिखित तौर पर रही है, ठीक है, चित्र के रूप में रहा तो कुछ सांकेतिक रूप में रहा, समझ गए ना। लेकिन जो ध्वनि मूलक लिपियां रही है प्यारे बच्चे, यह लिपि के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें आप देखोगे सबसे पहला जो है वह आपका अक्षरात्मक लिपि है और दूसरा जो है आपका वर्णात्मक लिपि है। अब अक्षरात्मक लिपि क्या होता है और वर्णात्मक लिपि क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अक्षरात्मक लिपि की बच्चे, तो इस लिपि के चिन्हों को जो है इस लिपि के चिन्हों को अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं हम लोग बच्चे, अक्षर के द्वारा। जो भी चीज़ें जो है इस लिपि में लिखी जाती है अक्षरों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो क लिखना है तो क जो लिखा जाता है यह क हलंत अ से मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ये अ है और यहाँ पर जो ये क है हलंती वाला, ठीक है, ये क्या हो जाता है, आपका अक्षर हो जाता है और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाता है प्यारे बच्चे, तो एक जो है लिपि का निर्माण करता है। समझ गए ना। इस तरीके से आप देखोगे कि जो आपकी अक्षरात्मक लिपि है इसमें कई सारी लिपियां शामिल होकर आती है। जैसे आपकी देवनागरी लिपि हो जाती है, इसके बाद अरबी और फारसी लिपि हो जाती है, बांग्ला लिपि हो जाती है, गुजराती लिपि हो जाती है, उड़िया और असमिया लिपि, इसके बाद तेलुगु लिपि हो जाता है। ये सब जो है प्यारे बच्चे आप देखोगे कि इसको जो लिखने का क्रम है यह एक अक्षरात्मक लिपि के आधार पर लिखा जाता है। इसी में आपका दूसरा नंबर जो आ जाता है वह है वर्णात्मक लिपि। अब वर्णात्मक लिपि क्या होता है, तो देखो वर्णात्मक लिपि में आपको जो है प्रत्येक वर्ण के लिए जो है अलग अलग लिपियों का इस्तेमाल होता है। आप कहोगे सर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग ABCD लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर A लिखे हैं तो ये एक अलग है, B लिखे भाई इसका भी अलग एक अपना रूप है, C लिखे इसका भी एक अलग रूप है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कहोगे कि जो वर्णात्मक लिपि है यह एक मूल विशेष वर्ण पर आधारित है, जिसमें आप जितने वर्णों को व्यक्त करेंगे वह अलग अलग तरीके से व्यक्त होगा, अलग अलग लिपियों में व्यक्त होगा। समझ गए। इसमें आपका जो है रोमन लिपि आ जाता है। कौन सा लिपि आ जाता है बच्चे, अंग्रेजी की रोमन लिपि आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा ABC, सभी अलग अलग तरीके के वर्णों के साथ क्या हो रहा है, व्यक्त हो रहा है। समझे ना। यहाँ पर आपको कहीं से किसी का मिश्रण देखने को नहीं मिलेगा। आप ऐसा कभी देखे हो कि मान लीजिए F लिखना है तो हम ई करते हैं कि चलो इसमें जो है के को भी शामिल कर लेते हैं, आई से करके F लिखते हैं, नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी में यहाँ पर अक्षरात्मक लिपि में लिखा था क लिखना है तो हम इसमें दूसरे वर्णों को भी शामिल कर लेते हैं, क हलंत अ आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो एक अलग से दूसरा वर्ण भी शामिल हो जाता है। लेकिन वर्णात्मक लिपि में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे हम तो भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक आदर्श लिपि भी माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे, आपका वर्णात्मक लिपि जो है यह एक आदर्श लिपि के रूप में भी माना जाता है। इसके अंतर्गत आपको अंग्रेजी के जो है रोमन लिपि देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर जो है देवनागरी लिपि, अरबी, फारसी, बांग्ला, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, ये सब आपको अक्षरात्मक लिपि में देखने को मिलता था। वैसे ही जो है वर्णात्मक लिपि में आपको कौन सी लिपि दिखेगी, रोमन लिपि दिखेगी। तो आप लोग इस तरीके से जो है लिपि के विकास क्रम को लिख सकते हैं जब आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चंस भी रहने वाला है। आप बिहार के या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो आप इसको जरूर तैयार कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस भारत की प्राचीन लिपियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अभी आपने बहुत सारी लिपियों के बारे में देखा है, ये तो एक लिपि का आधार रहा है जहां से लिपियां विकसित हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत के प्राचीन लिपियों की, तो देखो भारत में वैसे तो कई सारी लिपियां हुई, क्योंकि भारत में आप देखोगे कि अनेकों क्षेत्र
जहां पर अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। पूरे भारत में भारतीय संवैधानिक मान्यता अनुसार जो है 22 भाषाओं को मान्यता मिली है और हर भाषा की एक अपनी अपनी क्या होती है बच्चे, तो एक लिपि होती है। समझ गए ना, उसे अपनी अपनी लिपि में, जैसे मान लीजिए पंजाबी है उसको गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, फारसी है उसको क्या कहते हैं बच्चे, सॉरी क्या कहते हैं, उर्दू है तो उसको किस लिपि में लिखा जाता है बच्चे, तो आपके फारसी लिपि में लिखा जाता है। समझ गया ना। इसके बाद आपका जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी को हम लोग किस भाषा में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। संस्कृत है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। समझ गया ना। तो इस तरीके से जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं बच्चे, उसको क्या किया जाता है, तो अलग अलग लिपियों में व्यक्त किया जाता है। अब इसके संबंध में कई सारे ग्रंथों के माध्यम से जो है हमें जानकारी मिल पाती है। जैसे हम कुछ बौद्ध धर्मों की बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद कुछ जैन धर्म के ग्रंथों की बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था जिसका नाम था प्यारे बच्चे ललित विस्तार। क्या नाम था, आप कहोगे सर ललित विस्तार नाम का एक ग्रंथ था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जो है लिपियों के 64 प्रकार के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार का लिपि, ललित विस्तार में 64 प्रकार का लिपि बताया गया है। वहीं पर यहाँ जैन धर्मों की बात करते बच्चे, तो देखो जैन धर्म का एक पुस्तक था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, तो पन्नवना सूत्र। क्या नाम था बच्चे, पन्नवना सूत्र नाम था इसका। और इसमें बताया गया कि 18 प्रकार की लिपियां हैं। तो इस तरह से जो है आपको कई सारे लिपियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको ललित विस्तार पुस्तक के बारे में बताया था जो कि आपके जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता था, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। इसमें मूल रूप से जो है 64 लिपियों का वर्णन मिलता है और सबसे पहला लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि को माना गया है और दूसरा नंबर पर आपका खरोष्ठी लिपि आता है। तो इसलिए जो है भारत की प्राचीन लिपियों की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ते हैं। वैसे देखिए आपकी जो ब्राह्मी लिपि है यह अधिकांश लिपियों की जननी भी मानी जाती है। तो आइए हम लोग बारी बारी से ब्राह्मी लिपि के बारे में पहले समझेंगे और फिर खरोष्ठी लिपि के बारे में समझेंगे। क्या इस दोनों का अर्थ है, जरा इस पर फोकस करते हैं। अगर बच्चे हम बात करें ब्राह्मी लिपि की, तो देखो ब्राह्मी लिपि जो है यह भारत की सबसे प्राचीन और सबसे सर्वश्रेष्ठ लिपियों में से एक मानी जाती है। इसका विकास क्रम ऐसा माना जाता है कि बस्ती जिला के पिपरावा के स्तूप तथा अजमेर जिला के जो है बडली गांव के शिलालेख से प्राप्त होता है। कौन कौन से क्षेत्र से इसका जो है एक साक्ष्य प्राप्त होता है बच्चे, तो इसके जो साक्ष्य के बारे में बताया गया है कि बस्ती जिला के पिपरावा गांव से, पिपरावा का एक स्तूप था वहां से। इसके बाद जो है अजमेर जिला में जो है बडली गांव का एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, वहां से जो है आपको ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य देखने को मिलता है। इस लिपि का समय जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक का माना जाता है। मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक का जो समय रहा है यह ब्राह्मी लिपि का समय रहा है। और यह लिपि जो है मुख्य रूप से आपको अशोक के काल में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ। इसके बारे में जो है आपको अशोक के कई सारे ऐसे शिलालेख हैं जिस पर आपको ब्राह्मी लिपि देखने को मिल जाएगी। समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग ब्राह्मी लिपि के बारे में कुछ व्यक्त कर सकते हैं। देखिए दक्षिण में आपको पल्लव लिपि के रूप में विकसित होकर तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम इन सभी को जन्म देने वाली जो लिपि है आपका कौन सा है, तो ब्राह्मी लिपि है। ये ब्राह्मी लिपि, तो चलिए इसका एक विकास क्रम हो गया कि कैसे जो है ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। इसके बाद जो है यह हमको सबसे पहले देखा कहाँ गया था, इसका समय कब से कब तक रहा था। लेकिन देखिए इसके नामकरण को लेकर प्यारे बच्चे जो है विद्वानों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिला था। कुछ लोगों का कहना था कि इस लिपि को सबसे पहली बार ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया था, इसलिए जो है इसका नाम क्या कर दिया गया बच्चे, तो इसका नाम जो है ब्राह्मी लिपि कर दिया गया। समझ गए ना। लेकिन और भी कई सारे तर्क हैं जिसको लेकर के जो है विद्वानों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलती है। और इन सभी मतभेदों के बीच जो है यह माना जाता है कि भाई इस लिपि को जो है सुंदर रूप प्रदान करने का काम ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, तो ब्राह्मी लिपि हो जाता है। समझे। तो इस तरह से जो है आप ब्राह्मी लिपि के बारे में लिखोगे। आगे देखिए खरोष्ठी लिपि की बात करते हैं। तो खरोष्ठी लिपि जो है यह एक प्रकार से कहे तो विदेशी लिपि थी। जैसे कि खरोष्ठी लिपि प्यारे बच्चे जो है आप उर्दू जैसे लिखते हो ना, उर्दू कैसे लिखते हैं, दहिना साइड से बावां साइड की तरफ, वैसे ही जो है आपका खरोष्ठी लिपि भी लिखा जाता है। और ब्राह्मी लिपि जो है आपका बायां साइड से दहिना साइड लिखा जाता है। जैसे हम लोग देवनागरी लिपि हिंदी वगैरह लिखते हैं ना, तो इस तरीके से आपका ब्राह्मी लिपि व्यक्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं खरोष्ठी लिपि के बारे में कि खरोष्ठी लिपि जो है यह एक विदेशी लिपि थी जो कि उर्दू के तरह जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इसका विकास जो है सीमा आर्मेइक लिपि से जो है माना जाता है। कौन सी लिपि से, आर्मेइक लिपि से माना जाता है। इसीलिए हम इसे एक वैज्ञानिक लिपि की संज्ञा नहीं देते हैं। समझे। तो चलिए इस तरीके से आप लोग लिख लोगे भारत की जो प्राचीन लिपियां हैं उसके बारे में।
कौन कौन सी लिपि याद रखोगे बच्चे आप? 2 लिपि आपका जो है ब्राह्मी लिपि हो जाता है और खरोष्ठी लिपि हो जाता है। हालांकि भारत में तो आपको बहुत सारी लिपियां देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा सवाल आपसे संक्षेपण की विशेषता के बारे में पूछा जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर बात करें संक्षेपण की, तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई किसी भी गद्यांश पद्यांश को संक्षेप में लिखना जो है वही क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। उसको 1/3 भाग में व्यक्त कर दीजिए, वह क्या हो जाएगा? संक्षेपण हो जाएगा। लेकिन इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। वो चीज़ें कौन कौन सी है? जैसे कि देखिए, सबसे पहला बात तो संक्षेपण का जो केंद्र बिंदु है वह क्या है बच्चे? संक्षिप्तता है। मतलब किसी भी चीज़ों को संक्षेप में लिखना, उसमें जो भी अनावश्यक बातें कही गई है उन सभी बातों को आप क्या करें? वहाँ से हटा दें। उसका जो है संक्षेपण में कोई स्थान नहीं होता है। साथ में जो है इसका मूल विशेषताएं जो है वह है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से पात्र में जो है एक बहुत बड़ी बड़ी बातों को कह देना, मतलब बहुत कम समय तक बोलो और बहुत सारी बातों को व्यक्त कर दो, यही एक संक्षेपण कहलाता है। समझ गए? इसकी अभिव्यक्ति में स्पष्टता का होना भी बहुत आवश्यक है। यानी कि जब भी आप इसको व्यक्त करते हैं, जैसे मान लो कोई भी आपके सामने एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का आपको संक्षेपण करना है, तो जब आप उसका संक्षेपण लिखते हैं ना, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखना है, ताकि संक्षेपण पढ़ने वाला जो है आपके कहे गए बातों को समझकर उसका एक अर्थ जो है वह पुराने मूल अर्थ से व्यक्त कर सके। समझ गए ना? चलिए आगे देखिए। तो संक्षेपण में जो है मूल भाव पूर्णतः होना चाहिए। मूल भाव कहने का मतलब जो वह एक पूर्ण विस्तार में कहना चाह रहा था और आपने जो संक्षेपण लिखा है, उस दोनों का जो मूल भाव होना चाहिए, जो मूल मुद्दा होना चाहिए, वो दोनों मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि कम बातों को पढ़कर पढ़ने वाला जो है उस पूरे बातों को अच्छे से समझ सकेगा। इसके बाद इसके भावों में जो है प्रभाव उत्पादकता का भी होना जरूरी है। प्रभाव उत्पादकता कहने का मतलब जो है कि जब भी आप संक्षेपण लिखते हैं तो आप उसे ऐसे लिखें ताकि वह सामने वाले को प्रभावित कर सके। ठीक है? क्या कर सके बच्चे? प्रभावित कर सके। आप ये नहीं कि मतलब संक्षेपण लिखने के लिए कहा तो चलो कुछ जो है 1/3 भाग में लिख देते हैं। अब 30 गो शब्द है, उसका 1/3 भाग 10 गो शब्द में लिखना है, चलो कुछ भी लिख देंगे चलेगा, कोई बात नहीं। देखो, संक्षेपण आप ऐसे लिखें ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। समझ गए ना? उसका जो है वहाँ से प्रभाव देखने को मिल सके, उस पर जो है हमारा बात इफेक्ट डाल सके। आपको ऐसे संक्षेपण लिखना है। तो ये 5 विशेषता किसके बारे में याद रखोगे बच्चे? आप लोग संक्षेपण के बारे में याद रखोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा सवाल क्वेश्चंस कहता है बच्चे कि निर्भयता के लिए जो है शुक्ला जी का क्या उपाय बताया है? निर्भयता, ये आप एक भय चैप्टर पढ़े होंगे, यूनिट नंबर आपके 2nd में था, जो कि एक आपका जो है निबंध लेखन है। समझ गए ना? भय में प्यारे बच्चे जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन कौन से उपाय बताए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब निर्भयता को लेकर जो है शुक्ला जी के उपाय को अगर हम समझेंगे तो देखिए, डर, भय का मतलब क्या होता है? डर होता है। और डर कब होता है? जब कोई वैसी परिस्थितियां आ जाती है, अचानक मान लीजिए कोई कुछ हो गया, तो वैसी स्थिति में इनका कहना है कि देखो, सुख और दुख जो है ये मानव के जीवन का क्या है? तो 2 पक्ष है। और आप भी जानते हो कि भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आप बहुत सुख से अपना जीवन बिता रहे हो तो ये मत भूलो कि कभी आपके जीवन में दुख था या दुख आ सकता है। समझ गए? और कोई व्यक्ति अगर अपना जीवन कष्ट में बिता रहा है तो उसे इस बात को कभी मत भूलना चाहिए कि यार, जो अगर कष्ट है हमारे जीवन में, एक दिन सुख में भी परिवर्तन होगा। अगर मान लो कि सुख हमारे पास नहीं टिक सकता तो दुख की क्या औकात है जो हमारे पास टिकेगा? वो भी एक दिन भाग जाएगा। तो इसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सुख और दुख जो है यह मानव जीवन का क्या है बच्चे? 2 पक्ष है। मनुष्य अपने जीवन के कर्म के क्षेत्र में जो है जिस प्रकार सुख पाने का प्रयास करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यारे बच्चे जो है वह अपने दुख के आतंक से मुक्त होने का प्रयास करता है। और इसीलिए जो है निर्भयता जो है क्या कहा जाता है? तो प्रयत्न का एक साध्य माना जाता है। क्योंकि जैसे ही आप अपने दुखों से निर्भीकता पूर्वक लड़ेंगे, तभी जाकर आपकी दुख क्या हो पाएगी बच्चे? समाप्त हो पाएगी। और आपका जब दुख समाप्त होगा फिर सुखों का आगमन हो जाएगा। निर्भयता के संपादन के लिए शुक्ला जी ने 2 तरह की बातें बताई है। और वो 2 तरह की जो बातें हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि निर्भयता को दूर करने के लिए, डर को दूर करने के लिए वो 2 उपाय है, जिसमें इन्होंने सबसे पहला बात बताया है कि दूसरों को हमसे जो है किसी भी प्रकार का भय या कष्ट नहीं होना चाहिए। जब भी हम कहीं भी, हमारी सबसे पहली तो ये सोच होनी चाहिए कि कभी भी हमारी वजह से जो है किसी दूसरे व्यक्ति को
डर का भाव नहीं होना चाहिए, या फिर किसी बातों को लेकर उसे जो है कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो शील और आकृष्ट आचरण से लोगों के मन में जो है आशंका दूर करना होगा। समझ गए ना, एकदम अपनी जो भावनाएं हैं कुछ इस प्रकार से बनानी होगी जो बिल्कुल क्या हो, विवेकशील हो। आपको लगे जब कोई व्यक्ति सामने से देखे तो ऐसा लगे कि नहीं, इस व्यक्ति से हमें जो है मिलकर रहना चाहिए, घुलनशील होकर रहना चाहिए। ये जो लोगों के अंदर आशंकाएं रहती है आज के, खास तौर पर आज के ज़माने में, आज का एक ऐसा समय दौर चल रहा है जहां पर लोगों पर विश्वास करना तो समझो क्या है, बहुत कठिन है। लोग अपने आप पर यहाँ विश्वास नहीं कर पाता है। समझ गए ना। लेकिन आपको क्या करना है, अगर इस तरह का भय अपने मन से भगाना है तो क्या करना होगा, तो अपने आचरण में परिवर्तन लाना होगा, अपने आचरण को आकृष्ट बनाना होगा, विवेकशील खुद को बनना होगा। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, तो भय का जो आतंक है प्यारे बच्चे, इससे आप मुक्त हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि देखिए, एक उंगली माल डाकू के बारे में आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं, उंगली माल डाकू और गौतम बुद्ध। बताइए कि एक ऋषि गौतम बुद्ध उंगली माल जैसे डाकू को भी क्या किया बच्चे, तो मुनि बना दिया, ऋषि बना दिया, आतंक से दूर करवा दिया। समझ गए ना, कैसे किया उन्होंने, अपने अंदर जो है एक व्यवहारिक गुण ला करके उसको सिखाया, उसको बताया कि देखिए व्यक्तित्व क्या होता है। वैसे व्यक्ति जिससे पूरी दुनिया डरती थी, उस रास्ते से, जिस रास्ते में वो रहते थे, उस रास्ते से लोग जाने से डरता था कि अगर बाई द वे कहीं धोखे से चल पड़े हम तो हमारा मौत निश्चित है। एक ऐसा जो है कहर उसका था। वैसे व्यक्तियों का भी जो है जीवन लीला बदल दिया उन्होंने। समझ गए ना। तो इसलिए आप अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने वैचारिक जीवन में, अपने आचरण को अगर आप आकृष्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो भय का जो आतंक है ये खत्म हो जाएगा। और आपके रामचंद्र शुक्ल जी का यही कहना है। इसके बाद दूसरा बात इन्होंने बताया है कि कोई हमें भय या कष्ट पहुंचाने का साहस ना करे, इसके लिए हम अपनी शक्ति और पुरुषार्थ का भी प्रदर्शन करें तथा दूसरों को यह अच्छी तरह से जता दे कि हम आसानी से डरने वालों में से नहीं हैं। कहने का तात्पर्य इनका यह है कि जैसे मान लो, ठीक है, आपने अपने अंदर तो नरमता ला लिया भाई मेरे कहने पर ही, या मान लीजिए कहीं से भी आपको कोई संदेश मिला, उसके जरिए जो है आप अच्छे व्यवहार के व्यक्ति बन गए, अच्छे आचरण के व्यक्ति बन गए। लेकिन दुनिया में तो हर तरह के लोग होते हैं। अब जब दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी नरमता का, आपके शिथिलता का जो है फायदा उठाना चाहेगा। आप अगर उसके किसी भी गलत चीजों का जवाब नहीं दोगे तो वह बढ़ चढ़ कर आप पर बोलने की कोशिश करेगा। फिर भैया आपको वहां पर नरमता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे अगर कोई, आपके सामने कोई भी व्यक्ति अगर आपका बुरा कर रहा है, वैसे समय में आप अपनी पुरुषार्थ का प्रदर्शन कीजिए, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, ताकि क्या हो सके कि वो जो सामने वाला व्यक्ति आपका बुरा चाह रहा है, वो बुरा चाहने वाला व्यक्ति आपके सामने थोड़ी सी जो है डरी सहमी सी महसूस कर सके, और आपको जो वो डराने की कोशिश कर रहा है उसके लिए वह बिल्कुल भी प्रयास ना करे। समझ गया ना, डर को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो बस ये दो उपाय जो है आपके निर्भय को दूर करने के लिए, निर्भयता को, या फिर कहे तो जो आपकी डर है, इस डर को दूर करने के लिए जो प्यारे बच्चे जो हैं क्या किया गया है, तो शुक्ला जी के द्वारा बताया गया है। इन दो उपाय से व्यक्ति जो है निर्भय रह सकता है, मतलब डर से मुक्त रह सकता है। यह सारे उपाय तो सज्जन प्रवृत्ति के लोगों में ही कारगर हो सकता है। वैसे ये जो जितने भी उपाय मैंने बताए हैं वह किसमें कारगर हो सकता है बच्चे, एक सज्जन प्रकृति के व्यक्ति के पास ही हो सकता है। कोई भी दुर्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो वो इसका परवाह ही नहीं करता है कभी, क्योंकि जो गलत व्यक्ति है वो क्यों परवाह करे किसी से, वो तो बस इतना जानता है कि हमें अगर किसी को मार देना है तो मार देना है। समझ गए ना, वो कभी भी नहीं सोचता कि भाई इसका क्या इफेक्ट होगा, इसकी परवाह वो नहीं करता। तो इसलिए बच्चे जो है आपके निर्भयता को दूर करने के लिए या फिर निर्भयता के उपाय के लिए जो है आपके शुक्ला जी जो है ये दो कथन देते हैं, आपको ये दोनों कथन याद रखने हैं। आगे चलिए, अगला सवाल प्यारे बच्चे, कबीर की भक्ति भावना के बारे में आपको बताना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टुडेज सीरीज, आज के सीरीज का बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि कबीर जी जो हैं इसकी भक्ति भावना किस प्रकार की रही है, हमें इसको स्पष्ट करना है। तो देखिए, कबीर के भक्ति भावनाओं की जब बात करते हैं तो आपको इसमें 3 तत्व देखने को मिलता है। पहला है नाम स्मरण की महिमा,
नाम स्मरण की महिमा कहने का मतलब है कि भाई जो कबीर साहब हैं ये संत संप्रदाय को बताते हैं कि भाई क्या करो, भगवान का नाम स्मरण करो। भगवान के नाम स्मरण करने से बड़ा जो है और कोई भक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, भगवान के नाम के स्मरण करने में क्या है, तो उनके नाम में जो है एक परम शक्ति है जिससे आपके सभी दुखों का नाश हो सकता है। भगवान के नाम के साथ अगर आप दूसरे चीज़ों का अगर कोई भी स्मरण करते हो फिर वह व्यर्थ है, उसमें उतनी शक्ति कहाँ जितना आप किसी भगवान के नाम का स्मरण करते हो। और यहाँ पर नाम के स्मरण करने का जो अर्थ था वह राम का स्मरण करना था। प्यारे बच्चे, कबीर जी क्या बताते बच्चे, राम के स्मरण करने के बारे में कहते हैं। समझ गए ना। जैसे आप देखते होंगे रामायण में हनुमान जी को देखिए, हमेशा राम राम करते रहते हैं। तो राम की भक्ति प्यारे बच्चे एक ऐसी भक्ति जहां से आपके सभी दुखों का निदान हो सकता है, और ऐसा ही कबीर जी का भी मानना है। समझ गए। इसमें देखिए क्या कहता है, कहा गया है कि निर्गुण राम जपहु रे भाई। आपको क्या करना है भाई, राम नाम का जप करना है। अरे भाई क्या करो, राम नाम की जप करो। इसके बाद देखिए इसका जो दूसरा तत्व है वह है गुरु की महिमा। कबीर साहब जो है गुरु की भी महिमा को बताते हैं। इन्होंने बताया है कि संतों ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया है, क्योंकि उसी की कृपा से जो है गोविंद की प्राप्ति संभव हो पाती है। कबीरदास जी क्या बताते हैं बच्चे कि गुरु की जो महिमा है, गुरु की महिमा अपरंपार है, उसके ही द्वारा जो है आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। कहने का मतलब क्या है, कहता है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मतलब एक गुरु और एक ईश्वर दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, आप पहले जाकर जो है किसके चरण स्पर्श करोगे। तो फिर इन्होंने इसका उत्तर देते हुए लिखा है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी तो आप हैं गुरु, जिसने हमें इस भगवान के बारे में, इस ईश्वर के बारे में बताया है। इसलिए सबसे पहला प्रणाम किसको, तो गुरु को। और इस आधार पर जो है गुरु की महिमा को कबीरदास जी के द्वारा व्यक्त किया गया है। आगे देखेंगे तो इसमें आपको जो है प्रेम के तत्व देखने को मिलते हैं। इनका मानना है कि भक्ति चाहे आप कितनी भी कर लो, प्रेम के बिना आपकी सारी भक्ति अधूरी मानी जाती है। प्रेम के बिना क्या मानी जाती है बच्चे, आपकी सारी भक्ति अधूरी मानी जाती है। जिस तरीके से बरसाए बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, मतलब जब प्रेमों की वर्षा होती है बच्चे तो उससे क्या होता है, आपका शरीर, जब वर्षा में आप नहाने जाते हो तो क्या होता है, आपका जो है पूरे शरीर का अंग अंग भींग जाता है ना। उसी प्रकार से भक्ति का जो भाव है ये पूरी तरीके से भींगेगा कब, जब आप प्रेम की बारिश करोगे। और आपकी भक्ति भी पूर्ण तभी हो पाएगी जब आप प्रेम के साथ भक्ति करोगे। तो ये तीन तत्व जो है आपके कबीर जी के भक्ति भावना में शामिल है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोगों से पेपर में कबीर की भक्ति भावना के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चा। आगे जो आपसे पेपर में क्वेश्चंस आएगा ग्रुप नंबर सी में, वो आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें 3 गो क्वेश्चन आपको बनाना है, 10-10 नंबर का है। जैसे देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस याद रखोगे देवनागरी लिपि और उसकी विशेषता। देवनागरी लिपि क्या है और उसकी क्या विशेषता है। अब इसका आंसर, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से उस वीडियो को देख करके इसका आंसर जो है अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। इस बार के लिए आप मोस्ट VVI लगाइए, ये क्वेश्चन पक्का छपेगा, ठीक है। इसके बाद पलवन क्या है, इसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। यो वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए या आप इस वीडियो का प्लेलिस्ट जो है, ठीक है, हिंदी का जो प्लेलिस्ट है MIL का, वहां पर जाकर के आप इन सब वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा जो है प्रशासनिक एवं कार्यालय पत्राचार के प्रकारों का वर्णन करें, और चौथा जो है राजभाषा और राज्य भाषा में क्या अंतर है। ये चारों क्वेश्चन में से जो है आपके पेपर में 1 से 2 गो क्वेश्चन तक फिक्स से पूछल जाएगा। आप कहोगे 4 गो क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, 1-2 गो पूछल जाएगा। भाई ये तो पहले यूनिट पर अभी तुम चर्चा कर रहे हो, इसके बाद दूसरा यूनिट है, फिर तीसरा यूनिट है,
समझे ना। तो यहाँ पर देखिए आपको हर यूनिट से 2-3 क्वेश्चंस जो है याद करने अच्छे तरीके से, जहां से आपके पेपर में निश्चित ही 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस तरीके से बच्चे आप लोगों ने आज के इस क्लास में, आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 वाली क्लास में आपने क्या देखा, जल्दी कमेंट करके बताइए। सबसे पहले तो आप मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में आपने देखा ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आपको सारा ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर कर लेना है। फिर आपने देखा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, समझ गए। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगती है बच्चे, तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे। लाइक नहीं किए हैं सेशन को, लाइक करके अपने सब दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि सारे बच्चे जो कि भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ यूट्यूब पर तैयारी कर सके। और एक बात याद रखो, आपको वैसे मॉडल सेट वाला जो क्लास है वो आपको बहुते चैनल पर अब स्टार्ट कर दिया गया है हमको देखने के बाद, समझ गए ना। लेकिन याद रखना, जो हमारा मॉडल सेट होगा प्यारे बच्चे, वो रामबाण की तरह कार्य करेगा। इस बात को याद रखिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई अब बाकी जो टीचर्स हैं वो टीचर्स आपको अच्छे नहीं पढ़ाते, सारे टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस के जरिए जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आपको भटकना नहीं है, ठीक है। आप अगर पढ़ लो कहीं से भी, आपको रिजल्ट्स मिलेगा बस यहीं से, इस बात को याद रखिए। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।